नमस्कार। वीडियो की संख्या देखते हैं माइंड मैप पर आधारित यानी बेस्ड ऑन माइंड मैप। इस पर हम देख रहे हैं इतिहास यानी भारतीय इतिहास और उसके अंतर्गत मीडियल इंडियन हिस्ट्री को देख रहे हैं। इसमें यह प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी स्पेशल है। और यह लेक्चर देखें तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी यानी ARO एग्जाम 2023 के लिए अधिक महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। और यह जो नोट्स है वह GS वर्ड का एक महत्वपूर्ण नोट्स है जो बेस्ड ऑन माइंड मैप है। इस पर आधारित महत्वपूर्ण लेक्चर जो इस चैनल पर बनाकर अपलोड किए जा चुके हैं, प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप उसको सर्च करके देख सकते हैं इस चैनल पर। तो इसमें देखिए प्राचीन भारत पर आधारित जो लेक्चर बनाकर इस चैनल पर अपलोडेड है, इसमें यह देख सकते हैं सारे टॉपिक पर जो है प्राचीन भारत पर लेक्चर बनाकर अपलोडेड है। और मध्यकालीन भारत के अंतर्गत देखें तो जो महत्वपूर्ण टॉपिक है इसमें महमूद गजनवी के आक्रमण पर भी लेक्चर बनाकर अपलोडेड है। दिल्ली सल्तनत, विजयनगर साम्राज्य पर हमने राज्य एवं धार्मिक आंदोलन, मुगल साम्राज्य को भी हमने देख लिया। इस आखिरी लेक्चर में हम मराठा राज्य को देखेंगे, यानी यह मध्यकालीन भारत पर आखिरी लेक्चर मराठा राज्य का होगा। और इसके बाद हम आधुनिक भारत को देखेंगे। इन महत्वपूर्ण टॉपिकों पर महत्वपूर्ण लेक्चर को अपडेट करेंगे इस चैनल पर। आप इस चैनल को लगातार देखते रहिए। तो चलिए देखते हैं मराठा राज्य को। तो इसमें हम मध्यकालीन भारत को देख रहे हैं यानी मिडल इंडियन हिस्ट्री को देख रहे हैं और आज हम मराठा राज्य को देखेंगे। और ध्यान दें कि यह अंक अति उपयोगी या सिद्ध हो सकता है आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। जिसमें देखें तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा ही आयोजित अपर पीटी एग्जाम यानी UPPSC अपर पीटी एग्जाम 2025, इसके अलावा MPSC, BPSC, RPSC, JPSC, UPPSC, साथ ही संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC, UPSSC और SSC साथ ही शिक्षक भर्ती के लिए भी अंक अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। पूर्व के लेक्चर में हमने दिल्ली सल्तनत यानी मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत को देखा था। उसमें देखें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश एक तुर्क थे और अरब के सैयद वंश। और प्रथम जो अफगानी थे जो कि दिल्ली सल्तनत पर राज किए थे वो लोधी वंश थे। और दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोधी वंश था और अफगान ग्रुप में प्रथम थे। द्वितीय अफगान जो राज्य की स्थापना किया था वह सूर्य वंश का शेष सूर्य था, उसको भी हमने महत्वपूर्ण रूप से लेक्चर में अपलोड किया। तो ये दिल्ली सल्तनत था। इसके बाद हम मध्यकालीन भारत में जो मुगल साम्राज्य को देख रहे हैं, बल्कि मुगल साम्राज्य को भी हमने विस्तार से देख लिया है। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत जो है 6 महत्वपूर्ण शासक जो हुए थे उस पर हमने चर्चा कर लिया है। जो इसका संस्थापक बाबर था, जो कि दिल्ली सल्तनत का आखिरी जो वंश अफगान वंश था या लोधी वंश था, जो दिल्ली सल्तनत पर प्रथम अफगान वंश की स्थापना लोधी वंश किया था। तो उसको पानीपत यानी जो उसका लोधी वंश का अंतिम शासक जो था इब्राहिम लोधी था, उसको पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने हराकर जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। इसमें हमने विस्तार चर्चा कर लिया है। और इसके 6 महत्वपूर्ण जो शासक हुए हैं, 6 महत्वपूर्ण शासक और 9 जो है उत्तरकालीन मुगल के दौरान शासक हुए हैं, कुल मिलाकर 15 शासक हुए हैं। साथ इसमें हमने दारा शिकोह को भी महत्वपूर्ण उसके कार्यों को इसमें ऐड किया है। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से दारा शिकोह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मुगल साम्राज्य में हम विस्तार चर्चा कर लिया है, उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, इस चैनल पर उपलब्ध है। इसको देखना चाहें पूर्वावलोकन में तो सारी चीज़ें इसमें देख सकते हैं, यानी सारे नोट्स ये देख सकते हैं। हालांकि इस पर हम चर्चा नहीं करें क्योंकि पूरे में हमने विस्तार से संपूर्ण जानकारी को दी, इसलिए यहाँ पर केवल देखना चाहें तो ये सब सारी जानकारी देख सकते हैं। और हमने जो यहाँ पर देखें तो यह मुगल प्रशासन के अंतर्गत हमने देखा कि मुगल प्रशासन क्या था, यह संपूर्ण जानकारी दी गई। अकबर के महत्वपूर्ण सैन्य अभियान और औरंगजेब कालीन प्रमुख विद्रोह को हमने देखा। इसके अलावा मुगल काल के उच्च अधिकारी और मुगल प्रशासन के अंतर्गत सिक्का संबंधित विवरण जो महत्वपूर्ण, इस पर हमने चर्चा किया। माप की इकाई पर भी चर्चा किया। मुगल प्रशासन को हमने देखा कि मुगल कालीन रचनाएं क्या थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो इस पर हमने चर्चा कर लिया है। इसको आप इसके बाद मुगल काल में आए विदेशी यात्रियों पर हमने चर्चा कर लिया है। अब आगे जो नेक्स्ट लेक्चर हम देखने जा रहे हैं इसमें मराठा राज्य को देख रहे हैं। इसमें मराठा राज्य को हम शामिल करेंगे। इसमें देखें शिवाजी को हम शामिल करेंगे मराठा राज्य के अंतर्गत। यानी इसमें ध्यान दें कि जो शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग जुन्नार के समीप में हुआ था। तो यहाँ देख सकते हैं शिवनेर के किले में 1627 ईस्वी में देखें तो शिवाजी का जन्म हुआ था और उनकी मृत्यु 1680 ईस्वी में हुई थी। और ध्यान दें कि यह मराठों का उद्भव औरंगजेब के काल की महत्वपूर्ण घटना थी। यानी मराठों का जो उद्भव है यह औरंगजेब के काल की महत्वपूर्ण घटना थी। तो थोड़ी सी बैकग्राउंड इसमें औरंगजेब को ऐड कर लेते हैं। इसमें ऐड करें तो औरंगजेब कालीन प्रमुख विद्रोह को इसमें शामिल करते हैं। तो यह विद्रोह और कारण क्या रहा, इस पर हमने विस्तार चर्चा कर लिया, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर मुगल साम्राज्य के अंतर्गत औरंगजेब का समय देखें तो यह 1658 से 1707 ईस्वी तक जो है यह औरंगजेब का समय है। उसी समय दारा शिकोह भी जो इसका बड़ा भाई था, दारा शिकोह जो कि सबसे विद्वान मुगल शासक था, यह दारा शिकोह, इसका समय 1615 से 1659 ईस्वी है। तो इसी समय देखें जो मराठा साम्राज्य की स्थापना होती है कब, शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में इसमें शिवनेर दुर्ग यानी जुन्नार के समीप हुआ था। और इसमें देखें हालांकि आगे हम इसमें विस्तार से देखेंगे कि 5 जून 1674 यानी ये औरंगजेब का ही शासनकाल था। तो देखें 5 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी यानी काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया। मूल रूप से गंगा भट्ट महाराष्ट्र का एक सम्मानित ब्राह्मण था जो लंबे समय से वाराणसी में रह रहा था। देखा हमने कि जो यह मराठों का उत्कर्ष जो है या मराठे जो थे वह यानी यहाँ देख सकते हैं मराठों का उद्भव औरंगजेब के काल की महत्वपूर्ण घटना थी। इसके अंतर्गत देखें तो औरंगजेब में संपूर्ण जानकारी वैसे हम दे चुके हैं, लेकिन यहाँ देखना चाहें तो यह है कि देखें 22 जून 1665 ईस्वी को पुरंदर की संधि होती है शिवाजी के साथ।
थोड़ी सी जानकारी और ऐड कर लें शिवाजी के बारे में, तो इसमें ध्यान दें कि शिवाजी के पिता का नाम साजी भोसले, यानी शिवाजी के पिताजी का नाम क्या था? साजी भोसले, और माता का नाम जीजाबाई था। साजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शिवाजी के गुरु कोंडदेव थे, यानी शिवाजी के गुरु कौन थे? कोंडदेव थे। यानी इनके पिता की दो पत्नियां थे, यानी साजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोते था, जबकि शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई था। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफ़ी प्रभाव था। यानी गुरु रामदास जी को हमने देखा कि सिखों में जो 10 महत्वपूर्ण गुरु हैं उसमें रामदास जी भी एक प्रमुख गुरु थे। पर देख सकते हैं कि ये देखें सिख धर्म है और इसके संस्थापक गुरु नानक देव जी थे, सिख धर्म के संस्थापक। और ये सिकंदर लोदी के समय सिख धर्म की स्थापना किए थे गुरु नानक देव जी, और यह बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। इसमें जो हम देख रहे हैं कि यह गुरु रामदास से काफ़ी प्रभावित थे शिवाजी, यानी आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफ़ी प्रभाव था। तो गुरु रामदास जी को इसमें देख लेते हैं, ये गुरु रामदास जी हैं, यानी गुरु अर्जुन देव के जो अग्रगामी थे, यानी पहले थे, वो गुरु रामदास जी थे। ये 5वें गुरु अर्जुन देव जी थे, यानी चौथे गुरु जो है वो गुरु रामदास जी थे। इनका समय देख सकते हैं यह 1574 से 1581, यानी ये देखें तो शिवाजी के समकालीन थे। तो अमृतसर की स्थापना अकबर ने जमीन दी थी, गुरु पद को पैतृक बनाया था गुरु रामदास जी ने। यह गुरु रामदास जी जो है देखें तो शिवाजी के समकालीन नहीं थे, बल्कि यह अकबर ने जमीन दिया था, अकबर के समकालीन थे। क्योंकि जो शिवाजी है वो देखें तो औरंगजेब के समकालीन थे। तो अकबर के बाद आपका 2 महत्वपूर्ण शासक बनते हैं, जिसमें जहांगीर, इसके बाद शाहजहां, और आखिरी में औरंगजेब बनता है 6 महत्वपूर्ण शासकों में। तो यह गुरु रामदास जी से आचरण में काफ़ी प्रभावित थे शिवाजी आध्यात्मिक रूप से। शिवाजी का विवाह साईबाई नीलगढ़, यानी शिवाजी की पत्नी का नाम या इनका विवाह जो हुआ था साईबाई निम्बालकर से 1640 ईस्वी में हुआ था। और यहाँ देख लें तो ये जो 10 महत्वपूर्ण गुरु हैं, इसमें देखें तो 5वें गुरु अर्जुन देव जी हैं, जिनको देखें तो यह जहांगीर का जो पुत्र खुसरो था जिसने विद्रोह किया था, तो गुरु अर्जुन देव जी ने सहायता करने के कारण इनको जहांगीर ने मरवा दिया था। और जो 9वें गुरु देखें यहाँ पर गुरु तेग बहादुर जी हैं, यह इस्लाम न स्वीकार करने के कारण औरंगजेब इनको मृत्युदंड दिया था। और जहाँ मरवाया था शीश महल अभी भी शीशगंज अभी यहाँ गुरुद्वारा बना हुआ है। और आखिरी गुरु जो 10वें गुरु गोविंद सिंह जी हैं, इनके बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी दी जा चुकी है, आप देख सकते हैं। थोड़ी सी जानकारी हमने इसमें ऐड किया था। और इसमें ध्यान दें तो यह है कि शिवाजी शाह जी ने शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान की। शाह जी ने, यानी इनके जो पिता साजी भोसले थे, तो शाहजी ने शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया, यानी देख सकते हैं राजधानी रायगढ़ थे। यह 1665 दिया है, लेकिन सर्वप्रथम 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। इसमें थोड़ी सी नोट्स जो है शामिल कर लेते हैं, सिलेक्टेड नोट्स जो समसामयिक घटना चक्र की, उसमें देखें तो मराठा छत्रपति शासक कौन हुए हैं, तो इसमें देख सकते हैं कि 5 जो है ये मराठा छत्रपति शासक शामिल हुए हैं, जिसमें शिवाजी का समय देख सकते हैं 1627 से 1680 ईस्वी, जो कि यह मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। इसके बाद संभाजी का समय देखें तो 1680 यानी इनके बाद आते हैं 1680 से 1689, यानी 9 वर्ष तक रहते हैं। इसके बाद राजा राम देखें, इनका समय 1689 से 1700 ईस्वी तक। और इसके बाद देखें शिवाजी सेकेंड देखें तो यह 1700 से 1708, यानी औरंगजेब के समय के दौरान ये देखें तो 4 लोग शामिल हैं मराठा छत्रपति शासक के अंतर्गत। और देखें तो इसने औरंगजेब की मृत्यु के बाद शिवाजी सेकेंड भी शासन करते हैं। और इसके बाद आखिर में शाहू जी महाराज, इनका समय 1708 से 1749 ईस्वी तक जो है यह मराठा छत्रपति शासक के रूप में शासन करते हैं शाहू जी। शाहू के बाद जो है पेशवाओं का शासन होता है, यानी पेशवा शासन करते हैं, जिस पर आगे हम चर्चा करेंगे। जिसमें पेशवाओं में शाहू के प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे, इसके बाद उनके बाद बाजीराव प्रथम आते हैं, इसके बाद बाजीराव आते हैं, इसके बाद बाजीराव को नाना साहब के नाम से जाना जाता है, और इसके बाद माधव राव नारायण प्रथम बनते हैं पेशवा। और अंतिम पेशवा जो बनते हैं वह राघोवा का पुत्र बाजीराव सेकंड था, जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था। तो शिवाजी के बारे में सब जानकारी इस नोट से देखने से पहले, यानी इस सिलेक्टेड नोट से, जिसमें शिवाजी के प्रशासन इत्यादि को जो देखने से पहले जो है हम माइंड मैप का जो नोट्स है उसको देख लेते हैं, इसके बाद इसमें चलते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं शिवाजी के बारे में विस्तार से समझ लेते हैं। इसके बाद आगे जो अन्य मराठा छत्रपति शासक हैं उसमें चर्चा करेंगे। इसके बाद पेशवाओं के बारे में आखिरी में चर्चा करेंगे इस लेक्चर में। तो इसमें देखते हैं कि इनका जन्म हमने देख लिया, मृत्यु भी देख लिया, इनकी राजधानी देख लिया, और यह देखिए मराठों का उद्भव औरंगजेब की काल की महत्वपूर्ण घटना थी। इसके बाद 1678 ईस्वी में जिंजी का किला जीता, ये अंतिम विजय थी शिवाजी की। इसके बाद चौथ, यानी ये 2 कर थे, चौथ 1/4वां भाग और सर देश मुख्य 1/10वां भाग कर लगाए थे शिवाजी।
यानी इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लें तो यह चौथ एवं सरदेशमुखी नामक कर शिवाजी द्वारा लगाया गया था। चौथ 1/4वां भाग था और सरदेशमुखी 1/10वां भाग था। और इसमें ध्यान दें कि चौथ जो था किसी एक क्षेत्र को बर्बाद न करने की बदले दी जाने वाली रकम को चौथ कहा जाता था। यानी चौथ जो कर था इसका मतलब यह है किसी एक क्षेत्र को बर्बाद न करने के बदले दी जाने वाली रकम को कहा जाता था। यानी शिवाजी जिस क्षेत्र को बर्बाद नहीं करना चाहते थे या नहीं करते थे उसके बदले में वहाँ उस क्षेत्र से चौथ के रूप में कर लेते थे। इसके बाद सरदेशमुखी देखें तो इसके हक का दावा करके शिवाजी स्वयं को सर्वश्रेष्ठ देशमुख प्रस्तुत करना चाहते थे। और इसके बाद हम देखें शिवाजी पर धारकरी संप्रदाय के गुरु रामदास का अत्यधिक प्रभाव था। इसको हमने देख लिया था कि आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफ़ी प्रभाव था। इसको हमने शुरू में चर्चा कर लिया था। इसके बाद इसमें देखें तो यह है कि 1659 इसमें बीजापुर से युद्ध शिवाजी का हुआ। इसके बाद यहाँ देखें तो यह है कि 1674 ईस्वी में रायगढ़ में राजाभिषेक काशी विद्वान गंगा भट्ट से यहीं पर छत्रपति की उपाधि धारण की। इसको हमने शुरू में चर्चा किया था कि 5 जून 1674 यानी 5 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी यानी काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया गया। मूल रूप से गंगा भट्ट महाराष्ट्र का एक सम्मानित ब्राह्मण था जो लंबे समय से वाराणसी में रह रहा था और यहीं पर छत्रपति की उपाधि भी धारण की। इसके बाद देखिए शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 यानी मई 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में कैद कर लिया, जहां से वे 16 अगस्त 1666 ईस्वी में भाग निकले। यानी हमने इनकी मृत्यु के बारे में देखा था। यहाँ पर यह है कि इनका जन्म 1627 में हुआ था और 1680 में इनकी मृत्यु हो गई। मात्र 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद देखें तो 1657 ईस्वी में अहमदनगर जुन्नार पर आक्रमण के समय औरंगजेब का सामना किया। यानी 1657 ईस्वी में अहमदनगर जो गुजरात में और जुन्नार पर आक्रमण के समय औरंगजेब का सामना शिवाजी ने किया था। इसके बाद 1670 ईस्वी में सूरत को लूटा था शिवाजी ने। इसके बाद पुरंदर की संधि को हमने पूर्व में देख लिया था। पुरंदर की संधि जो थी वेरी इंपॉर्टेंट 1665 ईस्वी में। ये जो राजा जय सिंह जो कि औरंगजेब का सेनापति था, राजा जय सिंह और शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि होती है। इस संधि के समय मनुची भी था। इसमें देखें तो शिवाजी के बारे में यह है कि हिंदव धर्म उद्धारक गौ ब्राह्मण प्रतिपालक की उपाधि इन्होंने धारण की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है कि इन्हें जो है छत्रपति की उपाधि धारण की थी राज्याभिषेक के समय। और देखें इनकी जो महत्वपूर्ण उपाधियां थी हिंदव धर्म उद्धारक गौ ब्राह्मण प्रतिपालक की उपाधि ये शिवाजी की उपाधियां हैं। इसमें आगे देखते हैं तो यह है कि शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। यानी शिवाजी का जो मंत्रिमंडल था, कैबिनेट था, उसको अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सम्मान का होता था। यानी पेशवा जो प्रधानमंत्री था, यहाँ देख सकते हैं अष्टप्रधान जो है यह शिवाजी। अक्सर एग्जाम पूछता है कि अष्टप्रधान जो मंत्रिमंडल किससे संबंधित है, तो शिवाजी से संबंधित है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पेशवा था। पेशवा यहाँ प्रधानमंत्री कहा जाता था। वाकया नवीस सूचना एवं गुप्तचर विभाग को वाकया नवीस कहते थे। चिटनिस या सुरु नवीस राजकीय पत्र व्यवहार का देख रेख जो करता था उसको चिटनिस या सुरु नवीस कहते थे। वेरी इंपॉर्टेंट है चिटनिस वाकया नवीस भी। सुमन देखें तो विदेश मंत्री को सुमन कहा जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट है भी, सुमन पूछता है एग्जाम। इसके बाद न्यायाधीश मुख्य न्यायाधिकारी था। अमात्य राजस्व मंत्री था। सर ए नौबत को सेनापति, घुड़सवार सेना का प्रधान जो था सर ए नौबत कहलाता था। तो इसमें देखें तो कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 6 7 दिया है। 8वां इसमें मिसप्रिंट हो गया। तो 8वां जो था वो पंडित राव था। 8वां जो अष्टप्रधान में वो पंडित राव था। धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण का कार्य जो पंडित राव के जिम्मे था। एक बार पुनः इसको देखें तो पेशवा जो हमने देखा कि प्रधानमंत्री था, यह राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख पेशवा के जिम्मे था। और यह पेशवा जो था यह शिवाजी के अष्टप्रधान पेशवा पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण सम्मान का होता था। पेशवा प्रधानमंत्री है। यह राज्य की प्रशासन यानी राज्य का प्रशासन और अर्थव्यवस्था की देखरेख जो है यह पेशवा प्रधानमंत्री करता था। इसके बाद देखें वाकया नवीस में देखा सूचना एवं गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष था। इसमें देखें तो सूचना गुप्तचर विभाग एवं संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष वाकया नवीस था। इसके बाद चिटनिस या सुरु नवीस को देखें तो ये राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखता था, राजकीय पत्र व्यवहार देखता था। इसके बाद सुमंत को हमने देखा कि विदेश मंत्री था। इसके बाद न्यायाधीश तो स्पष्ट है कि मुख्य न्यायाधिकारी था। अमात्य देखें तो अमात्य जो था अमात्य राजस्व मंत्री था, यानी राजस्व मंत्री, और उसका कार्य आय व्यय का लेखा जोखा देखना था। इसके बाद देखें सर ए नौबत, इसको सर ए नौबत भी कहते हैं, सेनापति था, घुड़सवार सेना का प्रधान था। इसके बाद हमने देखा आखिरी पंडित राव, धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण पंडित राव के जिम्मे था। इसमें नोटेड पॉइंट यह है कि शिवाजी की सेना 3 महत्वपूर्ण भागों में विभक्त थी। यानी शिवाजी की सेना जो थी वो 3 महत्वपूर्ण भागों में विभक्त थी। पहला भाग इसमें देखें तो पागा सेना थे। पागा सेना का मतलब नियमित घुड़सवार सैनिक को पागा सेना कहते थे। दूसरा देखें तो शिलहदार सेना थे, ये अस्थायी घुड़सवार सैनिक को शिलहदार सेना कहते थे। तीसरा जो पैदल सेना थे। शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। यानी शिवाजी की कर व्यवस्था जो मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग
प्रारंभ किया था या आरंभ किया। यानी इसमें ध्यान दें कि जो मराठा सेना भी हमने देखा कि शिवाजी की सेना 3 महत्वपूर्ण भागों में विभक्त थी, जिसमें पागा सेना, शिलाधार सेना, पैदल सेना। तो इसमें मराठा सेना का गठन मुगल सैन्य व्यवस्था पर आधारित थे। शिवाजी सामंतशाही सेना पर निर्भर नहीं थे, जबकि पेशवा जो 6 छत्रपति मराठा होते हैं उसके बाद पेशवाओं का शासन होता है, तो पेशवा लोग सामंतशाही पद्धति पसंद करते थे। और इसमें ध्यान दें कि शिवाजी के समय कुल उपज का 33% भाग यानी 1/3 भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था, जो बढ़कर 40% हो गया था। यानी पहले 1/3 था कुल उपज का, शिवाजी के समय कुल उपज का 1/3 भाग या 33% भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था, जो बढ़कर 40% हो गया था। इसके बाद इसमें देखते हैं प्रमुख प्रशासनिक शब्दावली को देख लेते हैं। यानी इसमें जो है मराठा साम्राज्य के शिवाजी को हमने देखा। इसके बाद प्रमुख प्रशासनिक शब्दावली को देख लेते हैं। तो इसमें देखें जो मिरासदार था, यानी जो मराठा साम्राज्य के अंतर्गत या मराठे राज्य के अंतर्गत जो मिरासदार था उसको जमींदार कहते थे। देशपांडे जिलाधिकारी था, यानी जो आज जिलाधिकारी है यानी डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उस दौरान का जो देशपांडे कहलाता था। और जो जमींदार था वह देखें जो है मिरासदार कहलाता था। मिरासदार को काम जो जमींदारी कार्य था। इसके बाद देखें स्वराज मुगलाई, यानी स्वराज मुगलाई देखें तो यह प्रांतों की श्रेणियाँ था, जिसमें स्वराज शिवाजी की प्रत्यक्ष नियंत्रण में, मुगलाई शिवाजी द्वारा जीते गए क्षेत्र जो मुगलों के अधीन थे। इसके बाद देखें तो सबनीस नागरिक और राजस्व प्रशासन देखता था। सबनीस का जो कार्य था वह नागरिक और राजस्व प्रशासन देखने का काम करता था। इसके बाद स्वराज मुगलाई को हमने देखा प्रांतों की श्रेणियाँ थे, यानी स्वराज और मुगलाई प्रांतों की श्रेणियाँ। स्वराज शिवाजी के प्रत्यक्ष नियंत्रण में और मुगलाई शिवाजी द्वारा जीते गए क्षेत्र जो मुगलों के अधीन थे वो मुगलाई कहलाए, यानी मुगलाई नाम से स्पष्ट है, स्वराज भी नाम से स्पष्ट है। मौजा गांव को कहा जाता था। देशमुख देखें तो यानी मामलदार के ऊपर नियंत्रण देशमुख का था, यानी ये परगने का प्रमुख था। इसके बाद मामलतदार जिले में पेशवा के प्रतिनिधि थे, यानी जिले में पेशवा का प्रतिनिधि जो था वह मामलतदार था। इसके बाद कुलकर्णी देखें तो भूमि का लेखा जोखा करने वाला कुलकर्णी कहलाता था। इसके अलावा देखें पाटिल या पटेल, ग्राम के मुखिया को जो है पाटिल या पटेल कहा जाता था। ये प्रमुख प्रशासनिक शब्दावली रही मराठा साम्राज्य में। प्रमुख प्रशासनिक शब्दावली या जो प्रशासन मराठा साम्राज्य में रहा उसको सिलेक्टेड नोट्स जो है समसामयिक घटना चक्र उससे भी यहाँ पर थोड़ा ऐड कर लेते हैं। तो इसमें देखते हैं शिवाजी की शासन प्रणाली को देख लेते हैं। तो यहाँ देखें शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था अधिकांशतः दक्षिण राज्यों और मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था से प्रभावित थे। और इसमें ध्यान दें कि शिवाजी का साम्राज्य 2 भागों में विभक्त था। पहला भाग देखें स्वराज था, इसको हमने देखा अपना राज्य अथवा मुल्क ए कादिम पुराना प्रदेश था। दूसरा देखें भूमि का वह अनिश्चित क्षेत्र जो वैधानिक रूप से मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आता था जिससे चौथ वसूल किया जाता था, पर वह शिवाजी के प्रशासन की सीमा में नहीं था। यह दूसरा भाग था, 2 भाग में विभक्त था। शिवाजी ने उच्च पदों पर हिंदुओं को नियुक्त कर राजभाषा के रूप में उर्दू और फारसी की जगह मराठी का प्रयोग किया। इसके बाद देखें तो रघुनाथ पंडित हनुमंते के निरीक्षण में चुने हुए विशेषज्ञों द्वारा राज्य व्यवहार कोश नामक शासकीय शब्दावली का शब्दकोश में तैयार किया गया। राजा देखें तो ये छत्रपति कहलाते थे। हमने देखा कि 6 जो छत्रपति मराठा हुए हैं यानी वो राजा थे। यह प्रबुद्ध संपन्न निरंकुश शासक था राजा छत्रपति। यह राज्य का अंतिम कानून निर्माता यानी प्रशासनिक प्रधान न्यायाधीश था सेनापति था छत्रपति। यानी ध्यान दें छत्रपति जो थे वो राज्य का अंतिम कानून निर्माता प्रशासकीय प्रधान न्यायाधीश था सेनापति था, यानी जो राजा था छत्रपति कहलाता था। अष्टप्रधान को देख लिया था। अष्टप्रधान देखें तो शासन में शिवाजी की सहायता के लिए 8 बड़े अधिकारी अथवा मंत्री जिन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था। इनका कार्य राजा को परामर्श देना मात्र था। ध्यान देना कि परामर्श देना मात्र था। प्रत्येक मंत्री अपने अपने विभाग का प्रधान था। यह शिवाजी की इच्छा पर निर्भर करता था कि वह प्रत्येक मंत्री से प्रत्येक अपना अथवा सम्मिलित रूप से सलाह लें। और ध्यान दें उनकी सलाह को मानने के लिए शिवाजी बाद नहीं थे। ये अष्टप्रधान शिवाजी के सचिव की भांति कार्य करते थे। इन अष्टप्रधानों में पेशवा की स्थिति कुछ श्रेष्ठ थी, परंतु शेष अन्य प्रधान किसी प्रकार उनके अधीन न थे। उनमें से प्रत्येक का उत्तरदायित्व केवल शिवाजी के प्रति था। अष्टप्रधान परिषद में हमने देखा पेशवा अथवा मुख्य प्रधान या राजा का प्रधानमंत्री होता था। कार्य इसका जो था संपूर्ण राज्य में शासन की देखभाल करना, राजा की अनुपस्थिति में उसके कार्यों की देखभाल भी यही पेशवा करता था। इसके बाद मौजूमदार अथवा अमात्य, इस पर हमने देख लिया है वाक्यानविश अथवा मंत्री, इसकी भी यह स्थिति देखें तो यह थोड़ा सा इसको हम वर्तमान से कंपेयर कर लेते हैं। देखें मौजूमदार अथवा अमात्य वित्त एवं राजस्व मंत्री था। कार्य राज्य की आय और व्यय की देखभाल करना था, राजा को उससे अवगत कराना। वाक्यानविश देखें तो वाक्यानविश अथवा मंत्री ये इसकी स्थिति वर्तमान गृह मंत्री की बात थी। ध्यान देना है कि वर्तमान जो गृह मंत्री की स्थिति थी है वो वाक्यानविश केंद्र थे। यह मंत्री इस प्रकार का था, यानी वाक्यानविश करता क्या था, सूचना गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष वाक्यानविश था। यह वर्तमान गृह मंत्री की भांति कार्य था। कार्य का देखें तो यह राजा के दैनिक कार्यों को लिपिबद्ध करना था, दरबार के प्रतिदिन की कार्रवाइयों का विवरण देना था। सुरनविश अथवा सचिव था, यह राज की पत्र व्यवहार का कार्य देखना था, प्रगणों की आय व्यय की देखभाल करना इसका कार्य था। सुमंत अथवा दबीर, ध्यान देना सुमंत को दबीर भी कहते थे, यह राज्य का विदेश मंत्री था। कार्य को देख सकते हैं। इसके बाद सेनापति या सर नौबत यह प्रमुख सेनानायक होता था। कार्य देख सकते हैं। पंडित राव या इसको सदर भी कहते थे, ध्यान देना यह धर्म मंत्री था।
इसके कार्य को देख सकते हैं। इसमें देखें तो यह है कि न्यायाधीश और पंडित राव को छोड़कर सभी मंत्रियों को सेना संचालन आक्रमण में भाग लेना पड़ता था। यानी न्यायाधीश और पंडित राव को छोड़कर के सभी मंत्रियों को सेना संचालन और आक्रमण में भाग लेना पड़ता था। सर नौबत को छोड़कर अन्य सभी पदों पर ब्राह्मण ही नियुक्त हो सकते थे। यह ध्यान देना। सर नौबत को हमने देखा। सर नौबत क्या था? यह आपका जो है सैन्य प्रधान था, यानी सेनापति था। प्रांतीय शासन के अंतर्गत हम देखें तो यह देखें शिवाजी अपने साम्राज्य को 3 प्रांतों में विभक्त किए थे या बांटे थे। इसमें ध्यान दें, प्रत्येक प्रांत राज प्रतिनिधि वायसराय के अधीन होता था। प्रांत सूबों को यानी प्रांतों सूबों को जिलों या महल में और फिर परगनों इन तालुकों में विभाजित किया गया था। यानी इसको कहा जा सकता है कि हमने देखा कि जो प्रांत थे 3 भागों में, साम्राज्य को शिवाजी ने अपने साम्राज्य को 3 प्रांतों में बांटा हुआ था। प्रांत देखें, जो सबसे बड़ा था वो प्रांत था। प्रांत में सूबा, इसको सूबा कहते थे, प्रांतीय सूबा। उसके नीचे जिले थे। जिले का मतलब महल था, ये महल था। और इसके नीचे देखें तो परगना थे, यानी महल के नीचे परगना, और परगना के नीचे देखें तो तालुक था। यानी सबसे नीचे इसमें तालुक में विभाजन किया था प्रशासन के दृष्टिकोण से शिवाजी ने। पुनः परगनों को तरफ और मौज में विभक्त किया गया था। यानी परगने जो थे उसको तालुक में, और जो तालुक है उसको मौज मतलब गांव में विभक्त किया गया था। स्वराज प्रदेश सीधे शिवाजी के अधीन था। इसके बाद सेना को हमने देखा। सेना का मुख्य भाग घुड़सवार तथा पैदल सेना थी। घुड़सवार सेना 2 भागों में बटी थी। पहला बरगीर और दूसरा सिलेदार थे। पागा या सहायक घुड़सवारों को बरगीर कहा जाता था। यानी बरगीर किसे कहते हैं यहाँ पर देख सकते हैं। इन्हें राज्य की ओर से शस्त्र दिए जाते थे। पागा घुड़सवार सेना का नियमित संगठन था। सिलेदार देखें तो स्वतंत्र सैनिक होते थे जो अपने घोड़े तथा शस्त्रों का स्वयं प्रबंध करते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सिलेदार पूछ सकता है। मवाली सैनिक शिवाजी के अंगरक्षक थे। यानी मवाली जो सैनिक थे शिवाजी के अंगरक्षक थे। शिवाजी ने कोबाला, कल्याण, भिवंडी में नौसेना का भी निर्माण किया था। यह जल बेड़ा 2 भागों में विभक्त था। नौसेना प्रमुख को सर खेल कहा जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि शिवाजी के समय जो नौसेना का प्रमुख था उसको क्या कहा जाता? सर खेल कहा जाता था। और ध्यान देना है कि इन्होंने नेवी यानी नौसेना का भी निर्माण किया था, और जिसमें कोलाबा, कल्याण और भिवंडी में नौसेना का निर्माण किया था। और मलावी सैनिक शिवाजी के अंगरक्षक थे या बॉडीगार्ड थे। और यह सरलेख कौन था? नौसेना का प्रमुख था। राजस्व प्रशासन देखें तो शिवाजी की राजस्व व्यवस्था अहमदनगर राज्य में मलिक अंबर द्वारा अपनाई गई रैयतवाड़ी व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी ने भूमि को ठेके पर लेने की प्रथा को समाप्त कर दिया। भूमि की पैमाइश के लिए रस्सी के स्थान पर काठी या जरीब का प्रयोग किया जाता था। इसमें देखें तो आरंभ में शिवाजी ने पैदावार का 33% भाग लगान वसूल किया, परंतु बाद में स्थानीय करों को माफ करने के बाद इसे 40% कर दिया। शिवाजी ने किसानों को 40 स्थानीय करों से मुक्त कर दिया। ध्यान देना, 40% स्थानीय करों से 40 स्थानीय करों से मुक्त कर दिया था। लेकिन जो है उपज का 33% लगान वसूलते थे, बाद में इसको 40% कर दिया। नगद राजस्व यानी राजस्व नगद अन्न दोनों रूप मिला जाता था। शिवाजी के निर्देश पर 1679 ईस्वी में अन्नाजी दातो ने एक विस्तृत भू सर्वेक्षण करवाया था। लगान व्यवस्था के लिए शिवाजी का राज्य 16 प्रांतों में बांटा गया था। लगान व्यवस्था के लिए शिवाजी का जो राज्य 16 प्रांतों में बांटा गया था। पुनः प्रांतों को तौफ या मौजों में बांटा गया था। तर्फ का प्रधान कारकुन था। प्रांत का अधिकारी सूबेदार था। कई प्रांतों में लगान की देखभाल करने वाले अधिकारी को सर सूबेदार कहा जाता था। अब शिवाजी के बाद संभाजी का समय था, यानी 1680 से 1689, यानी 9 वर्ष तक इनका समय रहा संभाजी का। यानी इसमें देख सकते हैं कि शिवाजी का सबसे बड़ा पुत्र संभाजी था। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात नवगठित मराठा साम्राज्य में आंतरिक फूट पड़ गई थी। शिवाजी की 2 पत्नियों से उत्पन्न, यानी शिवाजी की 2 पत्नियों से उत्पन्न 2 पुत्रों संभाजी और राजा राम के बीच उत्तराधिकार का विवाद उत्पन्न हो गया। अपनी मृत्यु के अवसर पर शिवाजी ने संभाजी को पन्हाला के किले में कैद कर रखा था। संभाजी राजा राम को गद्दी से उतार कर सिंहासन हुआ। संभाजी आरंभ से ही अभिमानी, क्रोधित था, भोगविलासी था। एक ब्राह्मण कवि कलश संभाजी के प्रशासन का सर्वोच्च करते हैं। कि ब्राह्मण कवि कलश जो है संभाजी के प्रशासन का सर्वोच्च करता। 1681 में संभाजी ने औरंगजेब की विद्रोही पुत्र अकबर, यानी 1681 में देखें संभाजी ने औरंगजेब का जो विद्रोही पुत्र अकबर को शरण दिया था। इस पर हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं औरंगजेब के बारे में, और जो औरंगजेब समय विद्रोह हुआ तो उस पर भी हमने चर्चा किया था शुरू में, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। देखें तो औरंगजेब ने संभाजी को कैद कर उसकी हत्या कर उसकी राजधानी रायगढ़ पर कब्जा कर लिया था। उसके पुत्र शाहू और पत्नी, यानी उसके पुत्र शाहू और उसकी पत्नी यशुबाई को गिरफ्तार कर रायगढ़ के किले में कैद करवा लिया। कौन? औरंगजेब। इसके बाद राजा राम आता है। राजा राम देखें तो संभाजी की मृत्यु के बाद मराठा मंत्रिपरिषद ने उसके सौतेले भाई राजा राम को गद्दी पर बैठाया। राजा राम अपने आप को शाहू संभाजी का पुत्र का प्रतिनिधि मानता था। यानी राजा राम अपने आप को शाहू यानी संभाजी का पुत्र का प्रतिनिधि मानता था। राजा राम मुगलों के आक्रमण के भय से रायगढ़ का किला छोड़कर जिंजी चला गया। जिंजी में राजा राम ने राजा की उपाधि धारण की थी। जिंजी के बाद 1699 में सतारा मराठों की राजधानी बनी। रामचंद्र पंत और प्रहलाद निराजी रावजी राजा राम के योग्य सलाहकार थे। 1700 में राजा राम की मृत्यु हो गई थी। यानी इसका समय देखें तो 89 से 17 यानी 11 वर्ष तक जो है राजा राम रहा।
देख रहे हैं मराठा छत्रपति, छत्रपति मतलब शासक, राजा, मराठा राजा शासक या छत्रपति शासक। सबसे पहले इसके संस्थापक शिवाजी को देख लिया, संभाजी को, राजा राम को देख लिया। इसके बाद शिवाजी सेकंड और शाहू महाराज इसको इस नोट्स के माध्यम से देखेंगे। इससे पहले हम बेस्ट ऑन माइंड मैप जो जीएस वर्ड का नोट्स है उसको भी इसमें शामिल कर लेते हैं। तो इसमें देखें, इसके माध्यम से इस नोट्स में देखें संभाजी यह है, संभाजी यह। इसके बाद हमने ये सारी जानकारी देख लिया है पूर्व में कि यह प्रमुख शब्दावलियाँ क्या थी, और शिवाजी के बारे में विस्तार से हमने देख लिया, प्रमुख शब्दावलियों को देख लिया, अष्टप्रधान। तो इसके बाद संभाजी को देखते हैं, इसमें संक्षिप्त जानकारी दी गई है। औरंगजेब के पुत्र शाहजादा अकबर को संरक्षण दिया, औरंगजेब से युद्ध इसने किया। संभाजी यानी इसमें देखें शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी था। संभाजी ने उज्जैन के हिंदी और संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया। मार्च 1679 ईस्वी को मुगल सेना मखरब खान ने संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी एवं कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया और उसकी हत्या कर दी। यानी जो मुगल सेनापति था मखरब खां, उसने जो है संभाजी और उसके कवि को, जो कवि कलश था, गिरफ्तार कर लिया, उसकी हत्या कर दिया 1689 ईस्वी में। देखें तो संभाजी के बाद 1689 ईस्वी में राजा राम को नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया गया। राजा राम के बारे में भी हमने देख लिया था सिलेक्टेड नोट्स के माध्यम से। देख सकते हैं औरंगजेब कालीन प्रमुख विद्रोह जो उसका पुत्र अकबर द्वितीय करता है, यहाँ देख सकते हैं अकबर द्वितीय 1681 में मेवाड़ एवं मारवाड़ की सहायता से 11 जनवरी 1681 में स्वयं को बादशाह घोषित करता है, और हमने देखा कि संभाजी इसकी मदद करते हैं। तो राजा राम के बाद देखें, जो राजा राम था उसमें देखें राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी सतारा को बनाया था। राजा राम मुगलों से संघर्ष करता हुआ 2 मार्च 1700 ईस्वी में मारा गया। राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी, यानी उसकी विधवा पत्नी, राजा राम की जो पत्नी थी, यानी मरने के बाद विधवा पत्नी ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी सेकंड, यानी यही शिवाजी सेकंड है, यानी ये 4 वर्ष की आयु में है, और इसकी माता का नाम जो ताराबाई था और उसके पिता का नाम राजा राम था, जो कि मुगलों संघर्ष में मारा गया था 1700 ईस्वी में। तो 4 वर्षीय पुत्र यानी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी सेकंड का राज्याभिषेक कराकर मराठा साम्राज्य का वास्तविक संरचना बन गई। संरचना हालांकि ताराबाई ही थी, लेकिन 4 वर्षीय जो शिवाजी सेकंड था उसको जो है वह राज्याभिषेक कराया था। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र, यानी 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र शाहू, जो औरंगजेब के कब्जे में था, भोपाल के निकट मुगल शिविर से वापस महाराष्ट्र आ गया। यानी हमने उसको देखा था कि यह जो संभाजी का पुत्र जो था, संभाजी के पुत्र शाहू, इसको जो औरंगजेब ने कैद करवा लिया था। तो 1707 में जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो शाहू संभाजी का पुत्र था वह मतलब आज़ाद हो गया और भोपाल के निकट मुगल शिविर से वापस महाराष्ट्र आ गया। शाहू एवं ताराबाई के बीच 1707 ईस्वी में, यानी ये जो शिवाजी द्वितीय जिसका राज्याभिषेक उसकी माता ताराबाई ने कराया था, तो आने के बाद जो है उत्तराधिकार का युद्ध होता है। तो शाहू जो कि संभाजी के पुत्र था, हालांकि बीच में राजा राम भी आया था जिसका सौतेला भाई था, और जो राजा राम की पत्नी थी विधवा पत्नी ताराबाई और उसका पुत्र 4 वर्ष का जो था शिवाजी सेकंड, संरक्षिका ताराबाई थी। तो जब इसका पुत्र वापस आया औरंगजेब की मृत्यु के बाद, तो 1707 ईस्वी में देखें तो शाहू एवं ताराबाई के बीच 1707 ईस्वी में खेड़ा का युद्ध होता है, जिसमें शाहू विजयी होता है, यानी ताराबाई या शिवाजी द्वितीय पराजित हो जाते हैं। शाहू ने 22 जनवरी 1760 ईस्वी को सतारा में अपना राज्याभिषेक कराया, यानी इन दोनों काम समाप्त हो गया, शिवाजी द्वितीय और जो है ताराबाई का काम जो है खेड़ा के युद्ध के बाद समाप्त हो जाता है। तो शाहू ने 22 जनवरी 1707 ईस्वी को सतारा में अपना राज्याभिषेक कराया। शाहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्यवाद के प्रवर्तक पेशवा लोग थे, जो शाहू को पैतृक प्रधानमंत्री थे, यानी शाहू के पैतृक प्रधानमंत्री जो पेशवा थे वह साम्राज्यवाद के नए प्रवर्तक हो गए। पेशवा पद पहले पेशवा के साथ ही वंशानुगत हो गया था। पेशवा पुणे में रहता था। के बाद देखें शाहू के बाद शाहू का प्रथम पेशवा जो बनता है वह बालाजी विश्वनाथ 1713 से, उसका समय 1713 से 1720 ईस्वी तक, यानी 7 वर्ष जो है वो शाहू का प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ बनता है। या यूं कहें तो 1713 ईस्वी में शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। इसकी मृत्यु 1720 ईस्वी में हुई। इसके बाद पेशवा बाजीराव प्रथम हुए, यानी इसके बाद जो आते हैं, यानी दूसरे पेशवा जो आते हैं बाजीराव प्रथम बनते हैं। इनका समय जो है 1720 से जो है 1740 ईस्वी तक, यानी इन्होंने 20 वर्ष तक जो है पेशवा के रूप में शासन किया। इसके बाद देखें तो पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य की कमजोर हो रही स्थिति का फायदा उठाने के लिए शाहू को उत्साहित करते हुए कहा कि आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी। हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगेगी। उत्तर में शाहू ने कहा, निश्चित रूप से ही आप इस हिमालय के पार गाड़ देंगे, निसंदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं।
यानी कहने का आशय हुआ कि शाहू का प्रथम पेशवा जो बालाजी विश्वनाथ था उसकी मृत्यु 7 वर्ष में हो गई थी, लेकिन जो उसका द्वितीय पेशवा हुआ था 1740 उसमें इसने शाहू से कहा कि हम जो है, क्योंकि उस दौरान जो उत्तरकालीन मुगल सम्राट जो थे, नौ सम्राट, वो हम बहुत कमज़ोर हो गए थे, तो उसका फ़ायदा उठाने के बाद पेशवा बाजीराव प्रथम कहता है शाहू को। इसमें ध्यान दें कि जो आपका है दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा यहीं बाजीराव प्रथम ही था, जिसने 29 मार्च 1737 ईस्वी को दिल्ली पर धावा बोला था। उस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण चर्चित रहा था। 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो जाती है, इसको हमने देख लिया। इसके बाद थोड़ा सा इसमें ऐड कर दें कि पाल खेड़ा का युद्ध जो होता है 7 मार्च 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के बीच हुआ, जिसमें निजाम की हार होती है। निजाम के साथ मूंगी शिवा गांव की संधि हुई। निजाम के साथ जो निजाम है यानी निजामुल मुल्क है, यह इसकी हार हो जाती है और निजाम के साथ मूंगी शिव गांव की संधि करता है। पाल खेड़ा के युद्ध 17 मार्च 1728 ईस्वी में बाजीराव प्रथम और निजाम मुल्क के बीच होता है, जिसमें निजाम की हार होती है और निजाम के साथ मूंगी शिवा गांव की संधि होती है। इसके बाद देखें तो बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बाजीराव 1740 ईस्वी में पेशवा बनता है। चलिए इसमें अन्य परिचय पर जानकारी को शामिल कर लेते हैं। माइंड मैप बेस्ड जो नोट्स है इसमें देखें तो यह है, शिवाजी ने कोंकण विजय के बाद एक शक्तिशाली नौसेना तैयार की थी। पानीपत का तीसरा युद्ध बाजीराव यानी नाना साहब के समय में हुआ था। यानी नाना साहब ये देखें तो पेशवाओं में तीसरे थे, यानी बाजीराव प्रथम के बाद जो बनते हैं बाजीराव बनते हैं 1740 से 1761, जो कि नाना साहब के नाम से जाने जाते हैं। तो पानीपत का युद्ध जो है बाजीराव नाना साहब के समय में हुआ था। इस पर आगे हम चर्चा करेंगे। इसके बाद देखें, सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार बाजीराव सेकंड था। बाजीराव सेकंड जो है यह सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। इसके बाद देखें, पाल खेड़ा का युद्ध जो है मार्च 1728 इसमें बाजीराव प्रथम एवं निजाम मुल्क के बीच होता है। इसमें हमने देख लिया था, विस्तार से चर्चा कर लिया था कि जो है इसमें निजाम की हार होती है और जो है मूंगी शिव गांव की संधि होती है। इसके बाद यहाँ पर यह देख सकते हैं, यहाँ पर इसको देखा जा सकता है, दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव फर्स्ट था मार्च 1737 में। उस समय मोहम्मद शाह मुगल शासक था। मोहम्मद शाह जो था, यह देखें जो उत्तरकालीन मुगल सम्राटों में देखें तो यह चौथा रहता है। मोहम्मद शाह चौथा उत्तरकालीन मुगल शासकों में शामिल है, जिसका समय देखें मोहम्मद शाह का तो 1719 से लेकर के 1748 ईस्वी तक जो समय है वो मोहम्मद शाह का समय रहता है। मोहम्मद शाह का समय है और यह चौथा है। मोहम्मद शाह पहला देखें यानी औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह बनता है, इसके बाद जहांदार शाह बनता है, इसके फर्रुखसीर बनता है, चौथा मोहम्मद शाह बनता है। उसी के समय देखें तो यह आपका जो है दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव फर्स्ट बनता है। और जबकि जब पानीपत का तीसरा युद्ध होता है बाजीराव या नाना साहब, और यह पेशवाओं में देखें तो तीसरे होते हैं, तीसरे क्रम पर होते हैं, यानी इनसे पहले 2 हो चुके होते हैं। तो ये तीसरे क्रम वाले जो हैं यह बाजीराव या नाना साहब हैं। और इनके समय जो उत्तरकालीन मुगल शासक था वह आप देखें तो यह शाह आलम सेकंड था, जिसका समय जो है 1759 से लेकर के 1806 ईस्वी तक जो है वह समय शाह आलम सेकंड का था। और इसमें देखें तो नाना फडणवीस बालाजी जनार्दन भानु, यानी इनका जो नाम है नाना फडणवीस बालाजी जनार्दन भानु था, को मराठों का मैकियावेली कहा जाता है। मैकियावेली देखें तो जिस प्रकार से यहाँ पर भारतीय इतिहास में जो स्थान जो है कौटिल्य या चाणक्य का है सैन्य प्रशासन अर्थशास्त्र में, वैसे विश्व मैकियावेली का स्थान है सैन्य रूप से। तो यहाँ मराठों का मैकियावेली नाना फडणवीस या बालाजी जनार्दन कहा जाता है। और हमने देख लिया ये सारी जानकारी इसमें। इसके बाद देखें तो यह पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। इस पर हमने इसको विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। यानी पानीपत के 3 महत्वपूर्ण युद्ध होते हैं। पहला देखें तो मुगल साम्राज्य की स्थापना, पानीपत के प्रथम युद्ध ने जैसा चर्चा किया था कि जो बाबर है वो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करने से पूर्व 5 आक्रमण करता है और स्थापना करने के बाद 3 युद्ध करता है। तो 5वां उसका युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें उसने इब्राहिम लोदी को हरा देता है। हराने के बाद जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। और पानीपत का द्वितीय युद्ध देखें तो अकबर और हिमू के बीच में था। और तृतीय युद्ध देखें तो यह मराठों और अहमद शाह अब्दाली, यानी पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में होता है। 1761 में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ। इस युद्ध में मराठों की हार हो जाती है। हमने देखा कि जो पानीपत के तृतीय युद्ध के समय उत्तरकालीन मुगल शासकों में जो है वह देखें तो 7वां जो था, यानी 9 उत्तर मुगलकाली शासक में, तो 7वां जो शाह आलम सेकंड था उसका समय 1759 से 1806 ईस्वी तक था। तो पानीपत के तृतीय युद्ध में देखें तो इसमें यह है कि मराठों के तोपखाने का नेतृत्व, यानी हमने देखा अहमद शाह अब्दाली के बीच में जो अफगानी था, तो मराठों के तोपखाने का नेतृत्व इब्राहिम शाह गर्दी कर रहा था। राजपूत एवं सिखों ने मराठों का साथ नहीं दिया था। ध्यान देना कि राजपूत और सिखों ने मराठों का साथ नहीं दिया था पानीपत के तृतीय युद्ध में।
इसके बाद देखें यहाँ तो यह सदाशिव राव भाऊ मराठों का नेतृत्व कर रहा था। मराठों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो सदाशिव राव भाऊ कर रहा था। अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली यानी अहमद शाह दुरानी, इसका नाम अहमद शाह दुरानी, विजेता रहा। वह मराठों के युद्ध में हार जाती है। इस युद्ध में दोआब के रोहिल्ला अफगान तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने अब्दाली का समर्थन किया था। ध्यान देना है कि इसमें अब्दाली का समर्थन कौन किया था? दोआब के रोहिल्ला किए थे। इस युद्ध में दोआब के रोहिल्ला अफगान तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने अब्दाली का समर्थन किया था और अब्दाली विजयी होता है, मराठों की हार हो जाती है। मैंने सिलेक्टेड नोट्स में देखा, यहाँ पर राजा राम को देख लिया था। इसके बाद शिवाजी सेकेंड, जो कि छत्रपति के रूप में आखिरी होते हैं, शिवाजी सेकेंड, बल्कि शाहू आखिरी होता है 1708 से 1749 ईस्वी। शिवाजी सेकेंड यह देखें तो चौथे हैं छत्रपति और पांचवें आखिरी शाहू जी हैं। तो यहाँ देख सकते हैं ये शिवाजी सेकेंड 1708 ईस्वी। तो राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बैठाकर स्वयं उसकी संरचना बन गई। इसमें विस्तार से चर्चा कर लिया है, यहाँ ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। विशेष तत्व में शिवाजी ने रायगढ़ को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया था। शिवाजी ने सूरत को लूटने के उद्देश्य उस पर 2 बार आक्रमण किया था। प्रथम बार 1664 ईस्वी, द्वितीय बार 1617 ईस्वी में। यानी इसमें देखें तो रुपया, लारी और टका छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्राएं थे। मोडी एक लिपि थी जिसका प्रयोग मराठा यानी विलेखों पर प्रवर्तन किया जाता था। मराठा काल में सरंजामी प्रथा भू राजस्व प्रशासन संबंधित थे। इस काल में मराठा जमींदारों को सरंजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान की गई थी। अंग्रेज इतिहास का स्मिथ ने शिवाजी के राज्य को डाकू राज्य कहा। ध्यान देना है कि किसने कहा शिवाजी के राज्य को डाकू? तो अंग्रेज इतिहास स्मिथ ने कहा है। औरंगजेब शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहता था। राजा राम ने अपने शासनकाल 1689 से 1700 में प्रतिनिधि नामक एक नए पद का सृजन किया था। पदक्रम पेशवा का पद प्रतिनिधि के बाद आता था, यानी पदक्रम पेशवा का पद जो है प्रतिनिधि के बाद आता था। पुतलीबाई शिवाजी की पत्नी थी जो शिवाजी की मृत्यु के बाद सती हो गई थी। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व ताराबाई के हाथों में था। सेना को संगठित करने वाला नामक नए पद का सृजन शाहू ने किया था। इस पद पर सर्वप्रथम बालाजी विश्वनाथ को नियुक्त किया गया था। मराठी भाषा का राज व्यवहार को शिवाजी के निर्देश में रघुनाथ पंडित हनुमंती ने तैयार किया था। इसके बाद मराठा छत्रपति है जिसको हमने देख लिया है। यानी ये 6 जो है मराठा छत्रपति होते हैं और 4 जो है पेशवा, महत्वपूर्ण पेशवा होते हैं, जिसमें पहला बालाजी विश्वनाथ होते हैं, दूसरा बाजीराव प्रथम, तीसरे बाजीराव जिनको नाना साहब के नाम से जानते हैं, और आखिरी महत्वपूर्ण माधवराव नारायण प्रथम होते हैं। 1761 में पेशवा बने थे। और हमने देख लिया था कि अंतिम पेशवा राघोवा का पुत्र बाजीराव सेकंड था जो अंग्रेज की सहायता से पेशवा बना था। मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान इसी का था, यानी यही बाजीराव सेकंड का था। मराठों के प्रथम सर्वाधिक योगदान इसी का था। यह सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। 1736 में पुरंदर की संधि हुई थी जिसके तहत कंपनी में रघुनाथ राव के समर्थन को वापस ले लिया गया था। इसमें ध्यान दें कि जो यह है 1750 ईस्वी में संगोला संधि के बाद पेशवा के हाथ में सारे अधिकार सुरक्षित हो गए थे और बाजीराव को नाना साहब के नाम से जानते थे। ये तीसरे जो पेशवा, महत्वपूर्ण पेशवा थे। झलकी की संधि हैदराबाद के निजाम एवं बाजीराव के बदले में हुई थी। बाजीराव के समय में ही पानीपत का तृतीय दिन 14 जनवरी 1661 ईस्वी में हुआ था जिसमें मराठों की हार हो गई थी। इस हार को नहीं सह पाने के कारण बालाजी की मृत्यु 1761 में ही हो गई थी। माधव राव नारायण प्रथम 1761 में पेशवा बना था। इसने मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया था। इसमें ध्यान दें कि माधव राव ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर रह रहे मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड को पुनः दिल्ली गद्दी पर बैठाया। मुगल बादशाह अब मराठों को पेंशन भोगी बन गया था। पेशवा नारायण राव 1772-1783 की हत्या करके चाचा रघुनाथ राव के द्वारा कर दी गई थी। पेशवा माधव राव नारायण सेकंड की अल्पायु के कारण मराठा राज्य की देखरेख 12 भाई सभा नाम की 12 सदस्यों की परिषद करती थी। इस परिषद के 2 महत्वपूर्ण सदस्य थे, महादी सिंधिया एवं नाना फडणवीस। नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था। अंग्रेज जेम्स ग्रांट डफ ने उन्हें मराठों का मैकियावेली कहा था। इसके बाद देखें तो अंग्रेजों और मराठों में 3 महत्वपूर्ण युद्ध होते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय मराठा युद्ध और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है। देख सकते हैं आंग्ल मराठा युद्ध को देख लें। यहाँ पर आंग्ल मराठा युद्ध 3 होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध देखें तो 1775 से 1782 ईस्वी तक चलता है। इस साल 22 संधि समाप्त होता है। दूसरा देखें तो 1803 से 1805 ईस्वी तक चलता है। इसमें देव गांव की संधि होती है। इसमें देखें भोसले, सुरंजी, अर्जन संधि सिंधिया के साथ राजपुर घाट संधि होलकर के साथ की गई। तृतीय देखें जो आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1819 तक चलता है। इसमें मराठा शक्ति समाप्त हो जाती है। 17 राज्य का गठन होता है तृतीय जो है आंग्ल मराठा युद्ध के बाद। इन युद्धों को थोड़ा विस्तार कर लें तो प्रथम देखें, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम युद्ध 1782 में सालवाई की संधि से खत्म होता है, इसको हमने देख लिया। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी में हुआ। इसमें भोसले नागपुर यानी भोसले जो नागपुर ने अंग्रेजों को चुनौती दी। इसके फलस्वरूप 7 सितंबर 1803 ईस्वी को देवगांव की संधि हुई। यानी देवगांव की संधि होती है, यह देवगांव की संधि है जो कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है। इसके बाद तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1817 से 1819 ईस्वी में। इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति और पेशवा के वंशागत पद को समाप्त कर दिया गया। पेशवा बाजीराव सेकंड ने कोरेगांव एवं अस्टिक युद्ध में हारने के बाद फरवरी 1818 ईस्वी में मेलकम के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया था। अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर बाजीराव सेकंड को पुणे से हटाकर कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया, जहां 1853 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी।
तो इस प्रकार से हमने जो है इसमें मध्यकालीन भारत में मराठा राज्य को देखा। मध्यकालीन भारत का आखिरी टॉपिक का मराठा राज्य, जिसको हमने विस्तार समझने का प्रयास किया। इसमें 2 नोट्स शामिल हमने किया। एक नोट्स आपका जो है सिलेक्टेड नोट्स जो समसामयिक घटना चक्र है, दूसरा बेस्ड ऑन माइंड मैप जो एक्सपर्ट का नोट्स को हमने शामिल किया। इसके बाद हम देखेंगे आधुनिक भारत में उत्तर मुगल सम्राट को देखेंगे, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में कवर किया जाएगा। यानी यह जानकारी जो होगी इसमें, यह उत्तरवर्ती मुगल जो शासक और अन्य राज्य को जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखा जाएगा। यानी जो 9 शासक हुए थे उत्तरवर्ती मुगल के समय, उस पर चर्चा विस्तार से नेक्स्ट लेक्चर करेंगे और आधुनिक भारत यहीं से शुरू होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।